बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम को पढ़ रहे थे और हमने सिस्टम के अंदर कुछ थोड़ी सी बातें की थी, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम वर्सेस मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम एंड वर्सेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और फिर आ गया एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिर आ गया एक्सपर्ट सिस्टम। डिफरेंट काम हम क्या ले रहे हैं कंप्यूटर से, जो कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, सिस्टम्स हैं, हम उससे क्या काम ले सकते हैं। पहला काम हम ले रहे हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी ट्रांजैक्शन को इनिशियली रिकॉर्ड कर दे, प्रोसेस कर दे। जैसे हमने पीछे बात की थी कि आप ग्रॉसरी स्टोर पे गए हैं, वहाँ बारकोड रीडर लगा हुआ है, उससे हम ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ना। ग्रॉसरी स्टोर पर बिल बनते वक्त क्या हो रहा है, हम उससे गुजारी जा रहे हैं स्कैनर से, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए जा रही है, प्रोसेस हुए जा रही है। अब कल हमने डिस्कशन की कि यार ये प्रोसेसिंग के बाद जो हमारी मास्टर फाइल है वो साथ साथ अपडेट हो रही है, या डे एंड पे अपडेट हो रही है, या कहीं टर्मिनल से अपडेट हो रही है, या रियल टाइम। अब ये वाली बातें कर ली, बैच प्रोसेसिंग वर्सेस ऑनलाइन प्रोसेसिंग वर्सेस रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये बात भी हमें समझ आ गई। फिर आ गया मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमें चीज़ों को मैनेज करने में सपोर्ट प्रोवाइड करे। मैनेज का मतलब है कोई काम होना है, वो काम होता जाए, मैनेज होता जाए, मैनेज होता जाए। मसलन फ़र्ज़ कर लें हम एक ऐसा सिस्टम लगाएं कि जिसके अंदर हम फीड कर दें कि इस रूम में ये क्लास इतने बजे से इतने बजे होती है, और उतने बजे ऑटोमेटिकली हमारे एसी ऑन हो जाएं, और जब क्लास ऑफ का टाइम आया है एसी ऑफ हो जाएं, लाइट्स ऑफ हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। चीज़ों को मैनेज करने में हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना। कोई स्टोर है जिसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है कि ये चीज़ें इतनी रह जाएं तो दोबारा ऑर्डर प्लेस कर देना है, इतना ऑर्डर प्लेस करना है, इस सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है। सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता रहता है। जब उतनी इन्वेंट्री रह जाती है वो रेलिवेंट सप्लायर को ईमेल कर देता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है, चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या हो रहा है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। एक है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट में हमने डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट में हमने उस चीज़ को मैनेज करना है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कॉलेज क्या करे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे, और जहाँ से आप सुबह एंटर होते हैं यहाँ पे बैरियर्स लगा दें, यहाँ पे मशीन लगा दें। अब वो बच्चा आए, उसके पास चिप बेस एंट्री कार्ड हो या बायोमेट्रिक्स से कर लें। अब जिस बच्चे के पास वैलिड कार्ड है उसके लिए डोर ओपन हो जाएगा, वो कॉलेज में आ जाएगा। जिसका फ़ी नहीं है उसको कहे कि यार ये नहीं, ये वाला डोर है, और ये डोर से एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ रही हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ रही हो, आप यहाँ से पैसे जमा कराएं फिर वापस आएँ। बात समझ आ, कहें सर शुक्र है अल्लाह का कि ये लगा नहीं रखा आप लोग। ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा हो और ये सिस्टम हम इंस्टॉल कर दें तो ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना। अब एक है कि नहीं, हमने डिसीजन लेना है कि यार इस बच्चे को अंदर जाने दूं या ना जाने दूं। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अभी आपका कन्वेंशनल बच्चा खड़ा हुआ था ना बाहर, कोई जो वो फिल्टर लगा के खड़ा है, आपसे राइज आईडी पूछता है, फिर अपनी लिस्ट में देखता है। अभी ये क्या कर रहा है, ये मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम चल रहा है। क्या है, मैनुअली चल रहा है, ज़रूरी नहीं आप सिस्टम से चला। फ़र्ज़ करें उस बच्चे के पास ना एक हम पैड दे के उसको खड़ा करें और उसको कहें कि यार जब बच्चा आए उससे राइज आईडी पूछो और यहाँ से देखो। अभी तो क्या देखता है वो, आपकी फ़ी क्लियर है, आप क्लास में चले जाएं, फ़ी क्लियर नहीं है बाहर जाएं। मैनेजमेंट। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा हो, उसके पास एक टैब मौजूद हो। अब हम उसे कहें कि यार अगर इस बच्चे की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा पेंडिंग आ रही है तो ये करना है, 10,000 से ज़्यादा आ रही तो ये करना है। अब उसने डिसीजन लेना है कि मैं इनमें से कौन सा काम करूं। ठीक है ना।
डिसीजन का मतलब होता है किसी अल्टरनेटिव से चूज करना। फॉर डिसीजन वी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन होंगी तो डिसीजन लेना ना, ए बी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। डिसीजन इन्वॉल्व ही जब होगा जब मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है तो फिर तो डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं है ना, फिर तो कोई डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन मौजूद है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। अब सोचें यार मैंने क्या करना है इसमें से। मसलन आप सबको कॉलेज वाले कहते रहे कि यार भाई आप लोग वो बच्चे हो, वो लॉट हो, सीए के वो सीरियस बच्चे हो। मतलब हम सीए के बच्चों को भी ना हमेशा 2 कैटेगरी में बांट कर चेक करते हैं। एक वो बच्चे जो एफएससी का रिजल्ट आने से पहले सीए ज्वाइन कर लेते हैं, आप उस वाली लॉट में हो, आपका बैच उसी लॉट में है ना, आप उस वाली लॉट में हो। इस लॉट में आ रहे हैं बैच हमारे 32, 33, 34, 35, ठीक है ना। इन 4 बैच में कोई तकरीबन 500 स्टूडेंट एनरोल्ड है कॉलेज में। हमेशा इन स्टूडेंट को ए कैटेगरी स्टूडेंट समझते हैं, वेल डिफाइंड, जिन्होंने अपने माइंड सेट किया हुआ है और इन्होंने सोच रखा है यार हमने सीए करना है। ये ज़्यादा रिलेटिव सेंस में ये ज़्यादा कमिटेड स्टूडेंट हैं। एक दूसरे स्टूडेंट की कैटेगरी आ रही है जनाब, अब आ गया जी बैच 36 भी आ गया, 37 भी आ गया, 38 भी आ गया, 39 भी आ गया, 40 भी, कल 41 भी आ गया, ठीक है ना। यहाँ कोई तकरीबन ये 600-700 बच्चे आ चुके हैं और अभी इसमें कोई और आएंगे तकरीबन 400, यानी 1000 बच्चा यहाँ होगा, 500 यहाँ होगा तकरीबन। अब ये 1000 स्टूडेंट भी सीए का है, ये नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा कमिटेड स्टूडेंट है, लेकिन रिलेटिव टर्म में ये ए कैटेगरी है। बिकॉज ये जब आया है सीए में, जब इसे पता चला मेरे एफएससी में इतने नंबर नहीं है, मैं सीए कर लेता हूँ। बात समझ आ रही है? इन स्टूडेंट में से क्योंकि ये ज़्यादा कमिटेड हैं और कुदरती है उस टाइम पर भी आ रहे हैं कि यहाँ से वो क्रैश वाली एक्टिविटी स्टार्ट होती है कि यू कैन सेव योर 6 मंथ। और 6 मंथ सेव करने का वैसे तो ज़िंदगी के 6 महीने बड़े कीमती हैं, उसकी कोई प्राइस एलोकेट ही नहीं की जा सकती। लेकिन अगर फाइनेंशियली भी समझें तो आप कम से कम सिर्फ अपनी हॉस्टल की जो मंथली कॉस्ट है उसे 6 से ज़रब दें तो आपको समझ आ रही है कि एटलीस्ट ये अमाउंट मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिसीजन करना है नहीं करना है, ये करूँ ये, अब डिसीजन इन्वॉल्व हुआ। ये बच्चे हैं, ये जब पीआरसी कंप्लीट करेंगे तो इनके सामने क्रैश की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, कोई डिसीजन लेना नहीं है। क्रैश के बाद इन्होंने नॉर्मल कैफ में जाना है तो कोई डिसीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। डिसीजन के लिए कम से कम ऑप्शन होगी तो डिसीजन स्टार्ट होगा ना। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का भी यही मतलब है कि सामने ऑप्शन है, इनमें से क्या चूज करनी है। अगर ऐसा सिस्टम हम यूज कर रहे हो जो ऑप्शन भी खुद ही चूज कर ले तो हम कहते हैं ये क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन प्रीवियसली हम ये कहते थे कि ये सिस्टम वही, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहीं बनाए जा सकते हैं जहां पहले से वेल डिफाइंड ऑप्शन मौजूद हों कि 4000 पेंडिंग है तो ये करना है, 10,000 है तो ये करना है, 15,000 है तो ये करना है, तो फिर सिस्टम कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड बेस्ड डिसीजन। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर बेस्ड डिसीजन। जब डिसीजन स्ट्रक्चर्ड बेस है तो आईटी खुद ही कर लेगी। पुरानी बात हो रही है, आज तो हम कह रहे हैं नहीं आईटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंटेलिजेंस आ गई। लेकिन प्रीवियसली हम कहते थे क्योंकि मशीन इंटेलिजेंट नहीं है, मशीन सोच नहीं सकती है। हाँ, आप उसे अल्टरनेटिव बना दो, भले 100 बना दो, भले 1,00,000 बना दो, मशीन उसमें से चूज कर देगी कि अब कौन सी ऑप्शन बनती है। आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ ली? पढ़ लिया ना। वहाँ हम चूज़ कर रहे हैं क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, कौन सा ऑप्टिमम सोल्यूशन है, कौन सा ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। ये सारे काम एक क्लिक पे मशीन कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है तो उसमें से मशीन बेस्ट डिसीजन निकाल लाएगी। हाँ, अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये नहीं पता कि क्या करना है, वो कहता है यार बंदे को देखना है आपने, फिर डिसीजन लेना है, इसको क्लास अटेंड करने दूं या नहीं करने दूं। अब मशीन कुछ नहीं कर सकती।
आप एक वार्डन खड़ा है या कोई इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा है, ये कुछ भी लोग खड़े हैं, वो बंदे को असेस कर रहे हैं और पर्सन बेस काम कर रहे हैं। कहीं नाका लगा हुआ है, वो अचानक किसी गाड़ी को रोकते हैं, किसी को जाने देते हैं। ये काम मशीन नहीं कर सकती। ये ह्यूमन बीइंग अपनी फील से देख रहे हैं, उस बंदे के ऑरा से देख रहे हैं, कहते हैं देखने में ठीक लग रहा है, चलो जाने दो, किसी को रोक के खड़े कर लेते हैं। बात समझ आ रही ना? ये काम मशीन नहीं कर सकती, ये ह्यूमन बीइंग करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि भाई जिसने बेल्ट नहीं लगाई उसका चालान कर दो, जिसने स्पीड से ज़्यादा गुजरा है उसका चालान कर दो, जिसने सिग्नल काटा है उसका चालान कर दो, तो इसके लिए बंदों की ज़रूरत कोई नहीं है। ये लाहौर सेफ सिटी में शुमार होता है, कैमरेज लगे हुए हैं, ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, कोई यहाँ बंदों की कोई ज़रूरत नहीं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो चालान कर दो, इस लाइन से आगे क्रॉस हुआ है तो चालान कर। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये काम मशीन कर लेगी। आज के दौर में बंदे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई फीलिंग चाहिए, कोई डिसीजन चाहिए, कोई ऑरा देखना है, इमिग्रेशन पे बंदे खड़े हैं, उन्होंने फील देखना है कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा, ये फलां तो नहीं कर रहा, ये दिमाग तो नहीं कर रहा, मर्जी है उसकी। वो वहाँ वो जो बंदा बैठा होता है वो ऑल इन ऑल होता है। वो मैं एक दफ़ा आ रहा, मेरे भाई उस वक्त दुबई होते थे, अब इंग्लैंड चले गए, तो दुबई से हम वापस आ रहे, कोई मेरे ख्याल 5-6 जनवरी की बात होगी, कोई थोड़ी पुरानी बात। तो फ़्लाइट जो है ना वहाँ दुबई में, हालांकि धुंध वगैरह कम पड़ती है, लेकिन बहरहाल उस दिन कोई वेदर ऐसा हो गया, हमारी फ़्लाइट थी रात के कोई 4 बजे की, फ़्लाइट कैंसिल होकर हो गई सुबह 7 बजे की। अब जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो ज़ाहिर है सारी रात के जागे हुए हैं। तो मैं इमिग्रेशन पे आया तो जो सामने बंदा बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि लगता है आप सोए नहीं हैं। मैंने कहा आपने सोने ही नहीं दिया है ठीक है ना। तो हंसने लग गया, इंडियन था। तो अच्छा, मेरे से पहले एक आदमी ना उस इमिग्रेशन करवा रहा था, उसके वज़न जो लगेज का वेट था शायद कोई 2 किलो ज़्यादा होगा, लेकिन वो उसको कह रहा था कि नहीं ये एक्स्ट्रा है, इसकी पेमेंट करें। वहाँ जो आप इस तरह लगेज की एट स्पॉट पेमेंट होती है वो ज़रा रेट काफ़ी हाई होता है। अब वो बेचारा ना बहस कर रहा है, लेकिन इसने उसे रिलैक्स नहीं किया। आखिर उसने कहा कि नहीं आप साइड पे हो। अब वो बेचारा अपना ना सामान खोल रहा है और उसमें से देख रहा है मैं क्या चीज़ ड्रॉप कर दूँ, छोड़ जाऊँ यहाँ, मुझे पैसे ना पड़े। इसके बाद ये बंदा हटता है, ये थोड़ा सा एजिड था, तो उसके बाद हटता है, तो मेरी बारी आती है। अब वो पहले मुझे ये डायलॉग बोलता है, मैंने उसे सब जवाब देने कर आप लोगों ने नहीं सोने दिया। कहता है अच्छा। अब मैं फैमिली सामान, अब हमने जब किया तो कहता है सर आपका तो लगेज बहुत ओवर वेट है। अब मुझे पिछले वाला सीन याद आ रहा है कि उसके साथ जो हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये ओवर वेट ही है, क्या करें, छुट्टियों पे आए हुए थे तो बच्चों ने शॉपिंग कर लिया। कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कहता अच्छा, नहीं कहता आप यहाँ डरा नहीं। कहता आप यहाँ ऑडिट पे आए थे? मैंने कहा नहीं यार हम फैमिली ऐसे विजिट करने आए थे, भाई मेरे यहाँ होते हैं तो हम 1 महीना यहाँ रहे हैं। कहता अच्छा। कहता यार ये तो सामान ज़्यादा ओवर वेट है। मैंने कहा हाँ आप इसका चार्ज कर दें। तो कहता नहीं चलें कोई बात नहीं है। अब उसको 2 kg नहीं छोड़ रहा है और मेरा कम से कम 70-80 kg ओवर वेट है ठीक है ना, उसे 2 kg नहीं छोड़ रहा। और हमारी 5 टिकटें हैं और उन 5 टिकटों के बाद भी अभी 100 kg ऊपर वजन हुआ खड़ा है। ना सिर्फ उसने वो वेट ले लिया, अच्छा जाहिर है आप सब अंदर से तो शेख साहब ही होते हैं ना, तो अब हमारा वेट तो हमें तो घर ही पता था हमारा वेट ओवर है। अब हमने ना, आप वो एक रूल है आप हैंड कैरी कर लें तो वो वेट में नहीं आता। अब अभी हमने हाथों में भी उठाया हुए हैं, 2-2 बैग पकड़े हुए सबने ना। तो अब ये सिर्फ जो हमने हैंड कैरी करना है तो वेट में शामिल ही नहीं है। जो वो वेट है वो 80 kg ज़्यादा है। कहता यार आपका इतना, मैंने कहा ऐसे ही है यार कर लो चार्ज। कहता नहीं चलें छोड़ें। 80 kg गया। फिर कहता यार ये आप सारा फ्लाइट में तंग होंगे, ये सारा भी इधर ही दे दें वो सारा भी उधर। अब हम हाथ खाली करके और आराम से जा रहे हैं। अब ये काम मशीन नहीं कर सकते थे ये काम मशीन नहीं कर सकते। मैं अक्सर कभी
इस तरह की कोई बात कहता हूँ तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें जाहिद कवि का कोई कमाल नहीं था, उस क्वालिफिकेशन का कमाल था जिसने दुनिया भर में रिस्पेक्ट अर्न कर रखी है। पीपल आर अज्यूमिंग कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हम अच्छे लोग हैं ना, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे लोग हैं, हम आम तरह के लोग हैं, जैसे माशरा है वैसे ही हम हैं, लेकिन पीपल हमें परसीव करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, हम सुलझे हुए लोग हैं, हालांकि हम सुलझे हुए लोग नहीं हैं ठीक है ना, हम सुलझे हुए लोग नहीं। मैं बल्कि एक दफ़ा और इसी तरह हम जा रहे थे उससे भाई, तो उन दिनों में ना बड़ा ये रोला डला हुआ था मनी वगैरह का ना, और मनी लॉन्ड्रिंग और ये और वो। तो अब हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, तो यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पे ही, अब वो एक अमाउंट एक्स अमाउंट होती है जो आपको अलाउड होती है मनी ले जाना, और पाकिस्तानी करेंसी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती कि आप पाकिस्तानी करेंसी बाहर लेके जा सकते, डॉलर लेके जा सकते हैं, वो एक एक्स अमाउंट है। तो अब वो इसी तरह ही रोक रहे हैं लोगों को। तो मेरे से पूछा कि वो अगर पैसे कितने हैं, अच्छा मैंने एक एक्स अमाउंट बोल दी, कहता है तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा हम 1 महीने के लिए छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं, तो पैसों के बगैर करेंगे क्या ऐसे देख के कहता कि अच्छा आप क्या करते हैं, मैंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहता जाए अब ये वो रिस्पेक्ट है जो इस प्रोफेशन ने अर्न कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट सारी दुनिया में। ये अदनान रशीद साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं। हम उस वक़्त ना एक हमारा लंदन के कॉलेज से एग्रीमेंट था, हम उसके साथ मर्जर से लंदन का एक कॉलेज जहाँ जहाँ थे ना, वहाँ जाकर हम एक लॉन्ग कोर्स करवाते थे। तो मॉरिशस के अंदर हम एक कोर्स करवा रहे थे। अब मॉरिशस दुनिया का कहा यह जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह ये है। एक जैसे दुबई भी खूबसूरत जगह है, लेकिन दुबई बिल्डिंग्स की वजह से खूबसूरत है, ये नेचुरल ब्यूटी की वजह से खूबसूरत है। जब आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में जाते हैं तो कई दिन यकीन नहीं कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये रियलिटी है या कोई ख्वाब चल रहा है। नेचुरली इतनी खूबसूरत जगह है। ये एक समझ लें समुंदर के अंदर एक पत्थर पड़ा है जो 18 किलोमीटर चौड़ा है और 42 किलोमीटर लंबा है। यानी जब भी आप थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं सामने बीच आ जाता है, समुंदर आ जाता है। और वहाँ समुंदर ना सारी मछलियाँ वो वाली हैं कलरफुल, जैसे हमारे एक्वेरियम में होती है ना, वो लोग खाते भी ये वाली कलरफुल मछलियाँ खाते हैं। तो वहाँ एक अजीब दुनिया, बहरहाल वो कभी फिर सुनाएंगे कहानी। तो इसी तरह ही वहाँ जब भी गए हम, जितनी दफ़ा भी गए, आप इमिग्रेशन काउंटर पे सिर्फ अपना ये बताते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, वो बंदा सारे रूल्स को सेपरेट करके आपको एंटरटेन कर देता है। ऑलमोस्ट दुनिया की हर जगह ऐसे होता है। अब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हम नहीं, ये प्रोफेशन ने एक रिस्पेक्ट अर्न कर रखी है। लेकिन ये जो लोग वायलेशन कर रहे हैं ये क्यों हो रही है? क्यों उसने मुझे इमिग्रेशन से छोड़ दिया और क्यों दूसरे को 2 किलो पर पकड़ के खड़ा है? बिकॉज वहाँ कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ। अगर मशीन लगी होती तो फिर जाहिद कभी को मशीन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मानना था, उसने एक रूल के तहत चलना था। स्ट्रक्चर्ड का ये मतलब है ह्यूमन बीइंग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हालात के मुताबिक, वाक़यात के मुताबिक, या इसे नेगेटिवली कहें अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के मुताबिक, अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के मुताबिक। एक दफ़ा मैं मोटरवे पे जा रहा था, तो जब मैंने भी ये नई स्पोर्टेज खरीदी थी, बल्कि नहीं स्पोर्टेज नहीं, उस वक्त स्विक थी मेरे पास, नई स्विक मैंने ख़रीदी। तो हम फैमिली लेके ना, हम सिर्फ वो नहीं, दोस्तों के साथ नहीं, फैमिली के साथ। मुझे दोस्तों के साथ इतना कोई ख़ास मेरा वो नहीं है। हम फैमिली के साथ निकले, हम जा रहे हैं 210 की स्पीड पे, ठीक है ना, मोटरवे पे। अब वो रोक लिया उन्होंने, वो गन, वो जो स्पीड गन लगाई, रोक लिया। तो अब वो बंदा आ गया, कहता जी आपने चलान हो गया ये। कहता आप इतनी तेज़ चला क्यों रहे हैं? मैं कह स्पीड ही चेक करने आए हैं, और तो काम कोई नहीं था हम तो नई अभी गाड़ी ली थी, मैंने कहा यही चेक करने आए हैं कि कितनी भागती है कहते यार कमाल हो गया, आप बच्चों को लेकर इतनी तेज़ ड्राइविंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हम इकट्ठे जीना चाहते हैं, इकट्ठे मरना चाहते हैं वो नहीं अभी उसे नहीं बताया, वो तो इसी डायलॉग में फंस गया। तो
कहता अच्छा, हंसने लग गया। तो उसने भी मेरा चालान छोड़ दिया। हम अक्सर ना एक कोई आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा भी होता है ना, कोई एक आप थोड़ा सा, तो हम अक्सर कभी बच्चे फैमिली बैठे हो ना, तो हम ये शर्त लगा लेते हैं। बेटा मेरा कहता, अच्छा पापा बताएं आपको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, कहीं नाके में लगे हो, नाका लगा हो रोके, मैं कहूँगा नहीं रोकेंगे। कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आज तो सबको रोक रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटा तेरे बाप को फिर भी नहीं रोकेंगे। तो अक्सर मैं ये शर्त जीत जाता हूँ। तो अब ये सारी समझा आपको ये रहा हूँ, ये सारे काम मशीन नहीं करेगी, बिकॉज ये सब कब हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्डली हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर्ड काम हो रहा है वो तो अपने फिक्स स्टाइल में होगा। मतलब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमेशा स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने शुरू करेगा। अच्छा जी, फिर आ गया एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ व्हाट इज एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम? अब जो टॉप मैनेजमेंट को सिस्टम चाहिए, अब टॉप मैनेजमेंट को कुछ डिटेल्स चाहिए और कुछ समरीज चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को हमेशा ऐसा सिस्टम चाहिए जैसे कि उसकी स्क्रीन पर कोई समरी आ जाए, डैशबोर्ड स्टाइल में ना एक समरी आ जाए। मसलन फर्ज करें बीइंग ए डायरेक्टर, मैं चाहूँगा कि यार शाम को मेरे पास एक समरी आ जाए कि आज कॉलेज में पीआरसी के इतने एडमिशन हुए हैं, कैफ के इतने हुए हैं, कैश इतना आया है, टोटल खर्चे इतने हुए हैं, एक समरी आ गई है मेरे पास। लेकिन अगर मेरा दिल करे कि यार नहीं कैफ में इतने एडमिशन हो, किस पेपर में हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करूं तो पेपर की तफसील खुल जाए, ठीक है ना। फिर और क्लिक करूं, फिर इसे कहते हैं ड्रिल डाउन करना। ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं ड्रिल डाउन करता जाऊं, चलते 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 मेरे पास ऑप्शन मौजूद हो कि मैं एक बच्चे के फॉर्म तक जाकर चेक कर सकूं कि आज इस बच्चे के साथ हमने क्या एग्रीमेंट किया है, क्या हुआ है, क्या फ़ी तय हुई है। मैं जा सकता हूं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये सारे फॉर्म ना आ रहे हो, समरी आ रही हो। दिस इज कॉल्ड एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, कि जहां एक समराइज्ड डाटा आपके पास आ रहा हो लेकिन ऑप्शन मौजूद हो, मैं जिस डिटेल में जाना चाहूँ, जिस डिटेल में जाना चाहूँ। मेरे पास डे के सारे एक्सपेंसेस आए हैं, लेकिन मैं कहूँ यार इतने पैसे कहाँ खर्च कर दिए आज इन्होंने, मैं क्लिक करूँ तो हेड्स नज़र आने शुरू हो जाएं। फिर मैं कहूँ यार फोटोकॉपी में इतने पैसे कैसे खर्च हो गए, मैं क्लिक करूँ तो फोटोकॉपी की डिटेल खुल जाए। मैं बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तक जा सकता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से। बाय डिफॉल्ट मेरे पास सिस्टम क्या आ रहा हो, समराइज्ड आ रहा हो। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव सिस्टम। फिर आ गया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम पुराना नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक ऐसा सिस्टम जिससे हम वो राय ले रहे हों जो किसी एक्सपर्ट से लेते हैं, जो किसी प्रोफेशनल से लेते हैं, वो वाली इंफॉर्मेशन हम मशीन से मांग रहे हैं। इसकी मैं पहले आपको आम जाती छोटी ज़िंदगी से, लाइफ से एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। आप एक आई सर्जन के पास जाते हैं, आई डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने आपको आई साइड चेक करनी है, ठीक है ना। आप देखते हैं आपके ग्लासेस आपको लगा देता है, फिर उसमें चेंज करता रहता है, लोकेट कर रहा है, सारा काम कर रहा है 10-15-20 मिनट के बाद बताता है कि जी ये नंबर है आपका। कहता है 2 मिनट लगा के देख लो, चल के देख लो, सेटिस्फाइड होकर आपको लिख के नंबर दे देता है। ये किसने काम किया, डॉक्टर ने। मशीन आ गई। अब आज आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उस डॉक्टर के साथ एक असिस्टेंट बैठा हुआ है जो शायद मैट्रिक पास है। वो आपको उस मशीन के ऊपर कहता है चिन्ह अपनी यहाँ रखें और आप देखें, इसकी तरफ देखें, वहाँ टिक 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 एक आवाज़ आती है और वो मशीन एक छोटी सी रसीद पे थर्मल प्रिंटर से प्रिंट निकाल के, मशीन ने अभी बता दिया आपका नंबर ये है। बाकी सारी कहानी चलने लगी है जब आप डॉक्टर के पास जा रही हैं। इस मैट्रिक पास बच्चे ने वो काम जो MBBS डॉक्टर ने करना था वो कर दिया हुआ है।
अब आप डॉक्टर के पास गए, अगर हम पॉजिटिव गुफ्तगू करें, नेगेटिव नहीं करते, अब हम पॉजिटिवली बात करें, हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर के पास नंबर तो पहले ही आ गया, उसने एक छोटा सा काम किया, ऐसे ही नंबर लगाकर, यही वाला नंबर डायरेक्ट लगाकर आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा मुतमईन कर दिया। या जो 15 मिनट उसने शीशे उतार कर लगा कर खर्च करने थे, ये उसने कहीं पॉजिटिव इस्तेमाल किए हैं कि यार पेशेंट आया है, इसने मुझे पैसे भी देने हैं, उसने आपका रेटिना चेक कर लिया है, बाकी चीज़ें चेक कर ली हैं, आई की जर्नल हेल्थ चेक कर ली है, ठीक है ना, कोई मोतिया कोई और बात कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं, उसने इस तरह के चीज़ें चेक कर ली हैं। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम ने आई का नंबर तो पहले ही दे दिया हुआ था। इसी तरह के बेतहाशा सिस्टम ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की बात हम कर रहे हैं, मौजूद थे। कोई टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई कंपनी लॉ का एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई किसी और चीज़ का है, छोटे छोटे सिस्टम अलग अलग मौजूद थे। ये जो एक सैलाब आया ना पिछले 1 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों का बैक वक्त एक्सपर्ट सिस्टम आ गया कि आप चैट जीपीटी से जो भी पूछें वो आपको जवाब दे रहा है। पहले था ये लॉ का एक्सपर्ट सिस्टम है, ये टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम है, यानी जो राय आपने मुझसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेनी है वो टैक्स का एक्सपर्ट सिस्टम दे रहा था। यहाँ से लोगों के जहन में वो बात शुरू हुई थी कि क्या मशीन मुझे रिप्लेस कर देगी, तो पता चला यार नहीं, मशीन किसी को ना जर्नली रिप्लेस नहीं करती, बल्कि जो उस फील्ड के लोग होते हैं उनसे फैसिलिटेट कर देती है। जैसे वो जो डॉक्टर आपको आई का नंबर दे रहा था ना, वो रिप्लेस नहीं हुआ, फैसिलिटेट हो गया। अब उसे 15 मिनट उठा के ग्लासेस नहीं देखने पड़ते, जाते आज भी आप डॉक्टर के पास ही हैं। ये नहीं हुआ कि नंबर आ गया तो आपने कहा यार मैं अपना नंबर खुद ही चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर को सहूलत हो गई। ऐसे ही जब हमारी फील्ड में आईटी आएगी, हमारी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, हमारी फील्ड में एक्सपर्ट सिस्टम आएंगे, ये हमें फैसिलिटेट कर देंगे। मतलब हम वो जनरेशन है ना जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने हाथों से देखी है। मतलब जब हम सीए में आए तो टोटल प्रोफेशन मैनुअल था, कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था इस सिस्टम में। फिर कंप्यूटर आना शुरू हुआ। अभी आजकल आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, आप मैनुअली पोस्टिंग पढ़ी आपने, पोस्टिंग के बाद आपने फिर उसको क्लोज किया। अच्छा, अभी जब FR1 में जाके पढ़ेंगे तो यहीं एक टॉपिक आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि जो गलतियां हो जाएंगी वो कैसे ठीक करनी है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा किया, अभी ज़्यादा डिटेल में FR1 में पढ़ेंगे। तो हम जब ऑडिट पे जाते थे शुरू के पहले सालों में, हमारा आधा से ज़्यादा टाइम ऑडिट पर किस चीज़ पर लगता था, चीज़ों की कॉस्टिंग चेक करना, टोटल चेक करना, कहीं गलत टोटल तो नहीं हो गया, क्योंकि मैनुअल किया हुआ है सबने। आज का बच्चा जब ऑडिट करने जाता है तो टोटल उसने चेक ही नहीं करना है, ये तो सारा डिजिटल ही हुआ है, डिजिटल में टोटल तो गलत हो नहीं सकता। फैसिलिटी, अब ये क्या करेगा, ये और चीज़ें चेक करेगा, और चीज़ें चेक करेगा। फिर पूरे पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ऑडिट में हमें हेल्प कर रहे हैं। एसेट्स का ऑडिट कैसे होना है, डेटर्स का कैसे होना है, क्रेडिटर का कैसे होना है, अब मशीन कर रही है, मशीन कर रही। तो ऑडिटर रिप्लेस नहीं हो गया, फैसिलिटेट हो गया, उसे सहूलत मिल गई है। हर गाड़ी का नया मॉडल आकर, हर मोबाइल का नया मॉडल आके हमें फैसिलिटेट कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर हम एक्सपर्ट्स को फैसिलिटेट करेगी। लेकिन बहरहाल ये सिस्टम ऐसा है कि ये क्या करता है, ये वही एडवाइस देता है जो एक एक्सपर्ट ने देनी थी। जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, ठीक है, मैं आज शेयर करूंगा आपके दोनों ग्रुप में, मैं लिंक शेयर करूंगा, बल्कि अभी कर दूंगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप उस पर अपना अकाउंट बनाएंगे और आप I2B से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस उसमें से पूछेंगे। कुछ को भेजे थे ना पहले, सबको नहीं भेजा था, आज सबको भेजूंगा। आप अपने क्वेश्चंस उससे पूछेंगे। ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम ही है। ये क्या कर रहा है, फिलहाल एक मैं समझाने के लिए एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, फिलहाल I2B के एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ह्यूमन बीइंग की शक्ल में। वो ऐप क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है मुझे रिप्लेस नहीं कर रही। मुझे छोड़ के उस ऐप पे नहीं जा रहे हैं,
मेरे साथ उस ऐप पे जा रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो ऐप हमारा वो मॉडल वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है, वो वही राय दे रहा है जो मैं देने की सलाहियत रखता था। ठीक है ना। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, एक एक्सपर्ट का काम करना शुरू कर देता है, जिससे एक्सपर्ट को और काम करने का मौका मिल जाता है। इसका मतलब हुआ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से शुरू होने वाला काम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम से गुजरता हुआ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में शामिल हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव सिस्टम बन गया, फिर एक्सपर्ट सिस्टम बन गया। वो वक्त दूर नहीं है जब पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ आईटी ने कैप्चर कर ली है। मैं फिर बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ, रिप्लेस नहीं कर दिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है ना, रिप्लेस नहीं होगा। ये फियर नहीं है कि हमारा क्या बनेगा, नहीं नहीं, हम ही होंगे। और किसने आईटी किसने चलानी, फरिश्तों ने चलानी, हम नहीं चलानी। आईटी बनी किसके लिए, हमारे ही लिए बनी, लेकिन सिस्टम चलेगा ऐसे। इसलिए आप सब बच्चों को असल में आई कैप सिर्फ ये वाली 5 बातें आपको सिखाना चाह रहा था। अब वो कोर्स क्योंकि बिल्ट होना था ना, तो शुरू हो गया जी माउस क्या होता है, तो कीबोर्ड क्या होता है, तो फुला क्या होता है, तो दिमाग क्या होता है। पढ़ाना ये चाह रहे थे कि बच्चे को पता चले कि मेरा विजन क्या है, बच्चे को पता चले कि यार आपको हर वक्त आईटी का शौक होना चाहिए, आईटी का ज़ौक़ होना चाहिए, आपको इधर एक्सेल करना चाहिए, ये लेटेस्ट चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आपको चैट जीपीटी सब बच्चों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप 70 काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो वही काम नहीं कर रहे जो करना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए ये वाली बातें असल में सारी डिस्कस हो रही हैं। और एक आखिरी इसके बाद लफ्ज़ लिखा हुआ है, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ। और एक है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना लें जिससे हमारी कम्युनिकेशन ऑफिस में फ्लो बेहतर हो जाए, यानी हम पेपरलेस एनवायरनमेंट में चले जाएं, ईमेल अपनी कर लें, सारी चीज़ें कर लें। क्लियर होगी बात जी। तो ये मेन काम है आपका इस चैप्टर का। कल कोशिश करेंगे इसको एंड कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। और एक अनाउंसमेंट मुझे करनी है। कुछ बच्चों को के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ आप में से कुछ टीचर्स से आपने क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे उन्होंने कहा कि सर इसको क्लैरिफाई कर दें। हमने आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये बात एक्सप्लेन की थी, बल्कि आज भी कहीं ज़िम्नन जिक्र आ रहा कि यार आप ये जो बैच हैं इसमें ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट मौजूद हैं। ठीक है ना। हमारे पास क्रैश बैच की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हम एंटरटेन कर सकते हैं दैट इज़ 150 स्टूडेंट। ठीक है ना। और हम इसीलिए मार्केट से बच्चा नहीं लेते क्रैश बैच में, बिकॉज हमारा अपना इन हाउस बच्चा उससे ज़्यादा मौजूद होता है। फिर उसके फ़ौरन बाद हम कहते हैं कि यार आप लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाए। आप में से वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी नहीं लिया और वो चाहते हैं कि यार नहीं हम आ जाते, तो पहले तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट बता देता हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या हो रहा है, यहाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये क्लास लाइव टेलीकास्ट हो रही है साथ वाले कमरे में। ठीक है, जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम बोल देते हैं। वो बच्चा सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, टीचर बीच में ऐसे भी करता है कि बाद दफ़ा क्या करता है, उस क्लास में जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बच्चा फिजिकल क्लास के सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा होता है। फिजिकल क्लास का क्या बेनिफिट है, आपको आज बारिश भी है लेकिन आप लोग आए हुए हैं, लेकिन आज बारिश है, ऑनलाइन वालों ने किसी ने लेक्चर नहीं लेना, आज तो कहना आज तो बारिश हो रही है, मैं बारिश कुछ नहीं करी घर में बैठा। लेकिन वो जो सेल्फ रेगुलेट होना था वो नहीं हो पा रहे। लेकिन आपको फिजिकल, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, साथ वाले कमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आपके ऊपर कंट्रोल सारा वही लगा हुआ है, टेस्टिंग सिस्टम वही लगा हुआ है। हाइब्रिड वाले बच्चों को, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चों को हम एक एडिशनल बेनिफिट करते हैं, हम उन्हें रोज़ाना का लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, ये लेक्चर उन्हें ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर जो बच्चे फिजिकल में बैठे हैं वो लेना चाहे तो उन्होंने 3000 एक्स्ट्रा पे करना है, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग वालों ने पे नहीं करना, इन्हें बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेक्चर मिल जाएगा, कि घर जाके भी देख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और आप में से वो सारे बच्चे अब मार्केट है ना, हर बंदे ने मतलब स्टूडेंट तो है नहीं,
अनफॉर्चुनेटली लोगों की नज़र में, आप मेरी क्लास में बैठे हैं, राइज क्या है? स्टूडेंट। मार्केट के क्या है? कस्टमर। मार्केट आप पे वो स्ट्रेटजी लगाता है जो कस्टमर तोड़ने की स्ट्रेटजी होती है। किसी को वैम डाल दो, किसी को ये कर दो, किसी को ये कर दो, बिकॉज ये जो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत की वजह से ये नंबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर है ये। अब किसी कॉलेज में तो टोटल पीआरसी के बच्चे 70-75 आने हैं, उस कॉलेज ने सर्वाइव कैसे करना है? आपके दिलों में वहम डाल के। उन्हें कस्टमर यहाँ से, इस क्लास में से कस्टमर चाहिए। हमें खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी की वजह से किसी कॉलेज के बच्चे से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई नेगेटिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बाहर के बच्चों के लिए एडमिशन ओपन ही नहीं करते। पूरे कैफ में हम सिर्फ राइजियन को एडमिशन देते हैं। हमारे पास अपनी नर्सरी मौजूद है, हमें दूसरे के साथ कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने बच्चे को रिटेन करना है। तो हमारे लिए आप स्टूडेंट हैं, बाकी इदारों के लिए आप कस्टमर हैं। अब वो कस्टमर की स्ट्रेटजी लगाएंगे आप पे। कभी कहेंगे यार FR1 तो क्रैश में करना ही नहीं चाहिए, FR1 नहीं होना। अच्छा जी, नहीं होना, कोई बात नहीं है, तो फिर क्या होना है? टैक्स कर लें। टैक्स कैसे कर लें भाई? जब FR1 ही नहीं पढ़ा तो टैक्स कैसे हो सकता है? उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। टैक्स में तो पढ़ना ही है कि जो FR1 का नॉलेज है इस पर टैक्स नहीं लगा, इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे पढ़ेंगे भाई? इसलिए एक वाइज डिसीजन लेना आपने। हम किसी पेपर में कभी ये बात नहीं कहते, क्रैश बैच में सिर्फ ये बात इसलिए कहते हैं बच्चे को पता चले कि उनका टीचर, उनका इदारा कितना कॉन्फिडेंट खड़ा है। आप पीआरसी में आए, आप नॉर्मल रूटीन में जाके काउंटर पे जाएं, कैफ में एडमिशन ले रहे हैं, और आप कहें कि सर अगर खुदा ना खास्ता मैं फेल हो गया तो क्या होगा? यार बेटा आपने पैसे भाई दिए हैं, आप पढ़ें, मेहनत करें, फेल हो गए तो क्या होगा? हम क्या बताएं? लेकिन क्योंकि क्रैश बैच में बच्चा सोच रहा होता है ये पता नहीं हो सकेगा, पता नहीं हो सकेगा, पता नहीं क्या है। हम क्रैश बैच के बच्चे को बात कह रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता क्रैश बैच का बच्चा फेल हो गया, इसको रीटेक फ्री मिलेगा, बी लॉ का भी, FR1 का भी। और हमें पता है कि ये नहीं होना। मोर देन 80% रिजल्ट होगा क्रैश बैच का, जबकि आई कैप का ओवरऑल 40-45% होगा, आई कैप से डबल होगा। लेकिन क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देना है आप, ताकि ये एक टास्क कर सकें, एक ऐसा बच्चा जिसने उस टाइम पे ज्वाइन किया है जिस टाइम पे वो अपनी ज़िंदगी के 6 महीने सेव कर सकता है। सिर्फ मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में आके अपने आप को ज़ाया नहीं करना आपने। हमें किसी कॉलेज, किसी इदारे को डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अल्लाह की रहमत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें किसी इदारे के बच्चे की रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है। हर जगह सिर्फ राइज डिस्कस होता है, हर जगह सिर्फ राइज डिस्कस होता है, बिकॉज हर इदारे को अल्लाह की मेहरबानी से राइज के बच्चे चाहिए उसे कंटिन्यू करने के लिए, वरना वो इदारे बंद हो जाएंगे, बिकॉज नर्सरी नहीं है किसी के पास भी। इस बात को समझ कर चलना है आपने। ये आपका इदारा था, यहाँ आप आए, ये इदारा जाहिद कवि का नहीं है, ये आप लोगों का इदारा है। आप लोगों के एडमिशन ने इस इदारे को इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है ना। आपने इस इदारे को डिफेंड करना है, आपने इस इदारे पर रिलाई करना है, आपने ठीक स्ट्रेटजी बनानी है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जनाब लोगों की बातों में आके डिसीजन लें। तो 3 बातें हैं। नंबर 1, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये भी अगले 4-5-6 दिन में क्लोज हो जाएगी। फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगी, ऑनलाइन। जो बच्चे सोच रहे थे ना, अच्छा बच्चे के जहन में एक बात आती है, वो कहते हैं यार ये प्राइवेट कॉलेज है, इन्होंने तो ऐसे ही कहना है ना। कभी प्राइवेट में भी एडमिशन क्लोज हुए हैं? हाँ हुए हैं ना। जाएं फिजिकल का ₹1,00,000 लेके जाएं, जमील साहब को कहेंगे यार ₹1,00,000 ले लो, मुझे 2 एडमिशन फिजिकल में। नहीं है एडमिशन। मेरा ख्याल है आप ही की क्लास, जब हमारी सुबह लॉ की क्लास ख़त्म हो रही होती है तो शायद आप ही की बैच आ रहा होता है उस वक्त। इस कमरे में किसी एक बच्चे के पाँव रखने की जगह नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? ये सारा हमारा अपना बच्चा है। पूरा ग्रुप ए की किसी एक बैच में ऐसा नहीं है कि वहाँ एडमिशन अवेलेबल है। आपको सीए के मिजाज को समझना पड़ेगा। 4-5 दिन गुजरेंगे तो ये लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन भी क्लोज हो चुकी होगी।
तो बेहतर है आप लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन को अवेल कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें एडिशनली बल्कि आपको 3000 की प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अवेल करें और आपने हर हालत में 2 पेपर दिसंबर में शुरू करके और मार्च में निकाल के दिखाने हैं इंशाअल्लाह ताला। अभी मेरा ख्याल है 8-10 दिन 15-30 को रिज़ल्ट आना ना कैफ का। आप देखिएगा हमेशा ऐसे हुआ, अभी भी हम अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद करते हैं क्रैश बैच का हाईएस्ट पास रेट होगा। वो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं ना, आप उनसे खुद मिलें, आप उनसे खुद पूछें जिन्होंने क्रैश बैच में पढ़ के और वो अगली क्लासेस में बैठे हुए हैं इस वक्त, उनसे पूछें क्या हुआ यार, FR1 नहीं होता। ये बस 15 दिन रह गए, आपको FR1 के सारे पास लड़कों का डिटेल दिखाएंगे और बल्कि आपकी मुलाकात करवाएंगे कि ये बच्चे हैं वो जिन्होंने FR1 क्रैश बैच में किया था। हाँ, क्रैश बैच नहीं हो सकता, FR1 वाकई मुश्किल सब्जेक्ट है। वो जब भी हो सकता है जब अल्लाह ताला हर इदारे में नवीद अंसारी साहब जैसा एक बंदा दे, जिनका मैं कभी अपने आप को 10% भी नवीद भाई की कमिटमेंट के लेवल का बंदा नहीं समझता अपने आप को, बिकॉज जो उनकी कमिटमेंट है ना वो हमारे अंदर नहीं आ सकती, कभी नहीं ऐसे हो सकता। पिछले क्रैश बैच में एक दिन नवीद भाई ने कोई थोड़ा सा उनका एक्सीडेंट हो गया, पट्टियां बांध के वो क्लास में बंदा खड़ा हुआ है, उसे इस क्लास तक आने के लिए मोटरसाइकिल अंदर लाए। मेरे जैसा बंदा होता 8 दिन क्लास में आता, कहता यार पढ़ा लेंगे, कहीं नहीं भाग रहा मैं कभी ना आता। हाँ, इतनी कमिटमेंट वाला बंदा, टीचर मेंटोर रिक्वायर्ड है FR1 करने के लिए। अब क्योंकि मार्केट में इतनी कमिटमेंट के साथ और इतने एक्सपीरियंस के साथ बंदा अवेलेबल नहीं है, तो टैग आना शुरू हो, जी FR1 नहीं करना चाहिए, जी FR1 नहीं करना चाहिए, जी FR1 नहीं करना चाहिए, जी हो नहीं सकता, जी हो नहीं सकता। ये 12-15 दिन रहते हैं, आपको यहीं कॉलेज में सब बच्चे नज़र आएंगे जो आपको बता रहे होंगे कि जनाब हमने पहली दफ़ा में किया, FR1 क्रैश बैच में किया। बी लॉ तो हो ही जा रहा है, चलो बी लॉ की तो कोई कहानी कोई नहीं, ठीक है ना। पढ़े पढ़ा के ऐसे ही हंसते, हम तो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हंसते खेलते बातें करते करते अल्लाह के हुक्म से हो जाता है। टैक्स में पढ़ाता हूँ, हाईएस्ट टैक्स का रेट हमेशा जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब तो चलें टीचर कम हो गए, पहले जब अभी क्रिसेंट वाला वाक़या नहीं हुआ था, नान साहब और हम सब यहाँ पे होते थे, हमेशा उनसे मेरा 10% रिज़ल्ट अप होता था। वो 140 घंटे टैक्स पढ़ाते थे, मैं 70 से 80 घंटे टैक्स पढ़ाता था। दैट्स इट। मुझे अल्लाह ने पैदा ही स्मार्ट वर्किंग के लिए किया है ठीक है ना। मैं जब CA मैंने क्वालिफाई किया, जब भी मैंने स्मार्ट वर्किंग से किया, मेरे स्टूडेंट भी वही मेरे साथ होते हैं जो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही हो जाना है, अल्लाह ने चाहा। ये बस 15 दिन है, आपके सामने ही बच्चे क्वालिफाई करके बैठे हुए होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाअल्लाह।